साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आप सबके लिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए 6 to 8 के लिए एक सामाजिक विज्ञान का 30 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, वह सेट काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप उस सेट को बनाइए। मैं आपको ये तो सलाह हमेशा दूंगा कि आप एग्जाम से पहले सेट को आप जरूर बनाइए। सेट बनाने से आपको क्या फायदा होगा? आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। आप एक्यूरेट और समय और हमेशा समय को मैनेज करके आप सेट को बनाइए। आप टाइमर लगा के सेट को बनाइए ताकि आप परीक्षा में अच्छी तरह से बना सके और जितना तरह का आपका सस्पेंस प्रैक्टिस सेट में क्रिएट हुआ वो आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में किसी तरह का सस्पेंस ना हो। साथियों, तो चलिए साथियों, देर ना करते हो, चलिए सेट की ओर चलते हैं और हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ये 30 कोर्स का इंपॉर्टेंट सेट है। साथियों, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। मैं सेटेट से संबंधित पेडागोगी का भी सेट मैं डाला हूं। साथियों, आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके वो देखिए सेट देख साथियों, सकते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का यही सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। ये एक प्रश्न है मूल्यांकन संबंधी। साथियों, इस पर विचार करना है। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर को नीचे दिए गए हैं। विद्यार्थी के द्वारा कुछ इससे संबंध में कुछ उत्तर दिया गया कि लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदारी करते हैं। विद्यार्थी जो स्कूल का है साथियों, वो अपना उत्तर दिया और इसमें आपको चुना कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने एवं और समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। इसमें से विद्यार्थी को जो उत्तर दिया गया उसमें से वह विद्यार्थी का कौन सा जो उत्तर है साथियों, उसको प्रश्न को समझने और समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता को वह प्रदर्शित करता है। हमारा ऑप्शन है ए, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा ऑप्शन है साथियों, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तीसरा ऑप्शन है साथियों, चुनाव में मतदान द्वारा। चौथा है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। तो साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये साथियों हमारा इसका आंसर होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। विचार क्या है? साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर, विद्यार्थी द्वारा कुछ लिखे उत्तर दिए गए हैं। किस उत्तर में आपको बताना है, किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सफल दिखता है। आपको कौन सा उसका आंसर है जो आपको वो सफल दिखता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। ऑप्शन है हमारा, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान केवल कुछ लोगों के ही वहन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक के लिए रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीणों व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा डी है, साप्ताहिक बाजार में ऐसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिली इमारतें होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। तो हमारा साथियों इसमें सटीक जो ऑप्शन है साथियों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये सही बात है, क्योंकि मॉल में सबको लोग वहन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखता है। ये देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा 6 का कोई एक विद्यार्थी है जो ये प्रश्न करता है कि पृथ्वी अगर सपाट नहीं है तो यह मानचित्र में कैसे सपाट दिखती है। इस प्रश्न को हल करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन है सजीवता के साथ, सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। दूसरा ऑप्शन है साथियों विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना है। और चौथा हमारे विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना है। साथियों ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी और डी। अब हम विचार करते हैं सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, और विद्यार्थी को मानचित्र दिखाने से तो नहीं हो सकता। ये सबसे अगर सटीक अगर साथी वो आंसर हो जाएगा तो हमारा वो आंसर होगा ये वाला ए ऑप्शन होगा साथियों। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 साथियों निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, देखिए, और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, ये है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है तो साक्ष्य आधारित है और अनुभविक और सत्यापनीय है, कथन है। और ये कथन भी है साथियों कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्या की ओर ले जाता है। ये हमारा है, पहले एक बार पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित है, अनुभविक और सत्यापनीय है। और कथन बी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्या की ओर ले जाता है। ऑप्शन है साथियों ए सही है परंतु बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में रोजी एक नाम की एक लड़की है जो महिला नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाए। रोजी नाम की एक लड़की नर्स का जो चित्र बनाता है वो महिला के तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाए। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। साथियों यहाँ रोजी का कथन का क्या प्रावर्ती करता है, यानी क्या रिफ्लेक्ट करता है रोजी का कथन का साथियों, तो हमारा ऑप्शन है जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो साथियों इसमें देखिए जेंडर अस्थिरता की बात कहाँ गई, ऐसा बात कहाँ है कि नर्स ही अच्छी होती है और इंजीनियर लड़का ही ऐसा होता है, ऐसी तो बात नहीं। तो ये तो बात कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर, जेंडर रूढ़िवादिता, ये हमारा आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों जेंडर रूढ़िवादिता की बात करते हैं, जेंडर गैप का बात किया गया था ये। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यार्थी को भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। बोलता है विद्यार्थियों को भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको परिचित कराने के लिए इसमें निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथियों, विद्यार्थियों को यहाँ पे ए होना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए कहना। बी है साथियों कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। साथियों तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है विद्यार्थी को उनके पड़ोस को चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए, ये तो नहीं, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ताकि चुनाव का जब वो विद्यार्थी आयोजन करेगा साथियों तो उसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी उसको जानकारी होगी। तो हमारा इसमें से बेस्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि आदिवासियों और चलवासी पशु चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ
संभव अभ्यास क्या है? आदिवासियों और चलवासी पशुचरियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ सब अभ्यास क्या है साथियों? तो हमारा ऑप्शन है बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान एवं सेमिनार। और तीसरा है साथियों आदिवासी और चलवासी पशुचर्या पर सामूहिक चर्चा करना। आप पाठ्य पुस्तक पठन, पाठ्य पुस्तक से तो नहीं हो सकता साथियों, ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं डी। अब बी बात करें व्याख्यान और सेमिनार, ये तो क्लास में सेमिनार करना ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। इस पर सबसे अगर वो साथियों ऑप्शन हमारा अच्छा है तो वो हमारा सी है, आदिवासी और चलवासी पशुचर्या पर सामूहिक चर्चा। उस पर चरवाहों पर सामूहिक चर्चा अगर क्लास में किया जाए तो उससे वो ज्यादा बच्चे उससे लाभान्वित होंगे साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? हम वर्ग कक्ष में जल पर चर्चा कर रहे हैं तो शिक्षक जो है सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं अगर पूरे क्लास में, तो शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में किस तरह से करना चाहिए? हमारा ए है साथियों ऑप्शन संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। दूसरा है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया को लिखना। ऐसी बात नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनके अभिलेखों को आवश्यक नहीं देना, ये भी गलत बात है, तो नेगेटिव बात होगी। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी ऑप्शन हमारा डी और ए पर विचार किया तो साथियों ये दोनों में अगर जो बेस्ट ऑप्शन साथियों तो संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों को आधार प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, ये बोर्ड पर इसके यूज करके इसको आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हमेशा सीटेट से संबंधित सेट प्राय डालता हूं, हमेशा सेट डालता हूं, दोनों 6 to 8 और 1 to 5 का हमारे प्ले लिस्ट में भी सेट उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 भी बात कर रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ कब खत्म होने पर, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को जिला न्यायालय ले जाता है। ठीक है, बोलता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ पढ़ाया क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन को भी पढ़ना समझिए, आप धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर का 90% क्रॉस पहुंच जाइएगा। आपको क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, एक ही टाइम में पढ़ के समझ लेना है। क्वेश्चन जहां आप क्लियरली समझ गए सीटेट में साथियों तो आप आंसर का 90% क्लोज पहुंच जाइए। मैं आप सब विद्यार्थी को यही सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझिएगा आप आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ अगर पढ़ाया गया उसका पाठ को खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं को के विद्यार्थी को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है, वो क्यों ले जाता है? तो साथियों हमारा ऑप्शन है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर चर्चा करना। साथियों दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। भय क्यों बताएं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव बात है, भय ये तो इससे होगा ही नहीं इसको। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है विभिन्न मुद्दों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थी को डराना। डराने की बात तो है ये नहीं, ये तो ही होगा नहीं। चलिए साथियों अब बात है सही विकल्प पर। देखिए इसमें विकल्प है आपका केवल सी, केवल बी, ए बी सी और केवल डी। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये 10 का डी, ये सबसे ऑप्शन है कि न्यायालय के प्रकार को अनुभव कराना। न्यायालय में ले जाने के लिए क्या देखिए उसको दिखा के जाना कराना चाहता कि वकील, न्यायाधीश और कर्मचारी का भूमिकाओं पर बातचीत करना, उसकी क्या भूमिका है, कैसे न्याय प्रक्रिया चलती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी नंबर, ये हमारा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी नंबर, ये केवल ए हमारा आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? सोशल साइंस के विषय में भ्रांत धारणाएं कौन सा है? यह एक गैर उपयोगी विषय है, ऑप्शन ए है।
ऑप्शन बी है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। सी है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी है साथियों सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी के नौकरी के लिए विकल्प केवल अकादमी में ही है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी दोनों तीनों सही है, बी और सी सही है, ए बी सी और डी सही है, और हमारा साथियों ए सी और डी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों 11, या हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए बी सी और डी तीनों हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ये ए बी और सी और डी तीनों सही है। देख लीजिए क्वेश्चन, ये देखिए ए बी सी और डी हमारा तीनों सही। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या है 12 है कि उच्च कटिबंध की संकल्पना, उस कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। उस कटिबंध के विषय में बता रहा है बच्चों को, तो उसके बच्चों को उस कटिबंध के बचाने से पहले उस बच्चे में किसकी प्राथमिक जानकारी होना चाहिए जरूर। देशांतर, ग्लोब, आयतन, अक्षांश, ये चार है। हमारा नीचे सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सी और डी तीनों सही है, ए बी डी तीनों सब सही है, ए बी और सी डी सही है, ए बी सी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ए बी और डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और डी, ये ए और बी और डी सही है। चलिए देखते हैं क्या ए बी डी, ए बी डी क्या है, ए बी डी यानी देशांतर की जानकारी होना चाहिए, ग्लोब का जानना चाहिए, अक्षांश है। आयतन से तो कोई मतलब नहीं है, अगर उसका कटिबंध बताना है तो ग्लोब की, तो सबसे पहले तो ग्लोब के विषय में जानना चाहिए उसको, देशांतर के विषय में जानना चाहिए और अक्षांश के विषय में जाने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और डी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है साथियों, आप प्रैक्टिस इसको कीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा देखिए कथन आ गई, दो क्वेश्चन आ गया, 30 क्वेश्चन में अभी दो क्वेश्चन आ गया कथन का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामले के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क उसका दे रहा है साथियों, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। बड़ा क्वेश्चन 6 to 8 में रहता है, इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए गलत है परंतु आर सही है। और डी है साथियों ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, दोनों हमारा सही है। देखिए आगे बता, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नियमावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामले में प्रति ध्यान वापस करने के लिए था। और ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा पृष्ठभूमि और उपनिवेश काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या के नागरिक शास्त्र का आया था। अतः ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही की व्याख्या नहीं करता, दोनों अलग अलग है इसलिए व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सही न। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि यानी कौन सा एक्टिविटी है साथियों बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। ए है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थी को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा नंबर बी है, ये बात से विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देने के लिए लिखने के लिए कहना। दूसरा नंबर है ऑप्शन है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करने के लिए ऐसा क्यों। सी नंबर है विद्यार्थी को छात्रों के विद्यालयों से में उपस्थित संबंधी आंकड़े को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को बारे में चर्चा करने के लिए कहना।
ऑप्शन यहाँ दिया है साथियों, सही विकल्प का चयन कीजिए, ए और बी और सी, केवल सी और केवल डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए और बी। हमारा ए और बी दोनों सही है, ए और बी हमारा दोनों सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। जब हम बच्चे को टीचर क्लास ले रहे हैं तो वो पढ़ा है शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा ले रहा है, सब्जेक्ट क्या है शासन व्यवस्था। विद्यार्थियों की सामाजिक जागरूकता, उसमें कैसे समाज के प्रति उसमें जागरूकता पैदा हो और उसमें आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने, वह बच्चा में जागरूकता और आलोचना करने की शक्ति विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध किए गए हैं। बी है लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता होती है। सी ऑप्शन है साथियों, हमने देखा है कि हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषय के रूप में ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्त की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है, और उनके उत्तर का समर्थन करना सही कीजिए। साथियों और डी है हमारा, डी है आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। सही बात है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसका डी, ये उसका बेस्ट ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमारा साथियों डी है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा है क्वेश्चन है, आपको 6 to 8 में लंबा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आपको आराम से पढ़िए और सोच करके आंसर दीजिए। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य, देखिए अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ साथियों, जब भी आप सीटेट को बनाइए आप हिंदी का क्वेश्चन पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा भी तो आप इंग्लिश पढ़िए। आप देखिए इंग्लिश पढ़िएगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम कंप्लीट क्लियर होगा। हिंदी में गूगल ट्रांसलेट रहता है, आपको कुछ वर्ड कुछ उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश वाला पढ़िए आप समझ में, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो इंग्लिश में क्वेश्चन में पढ़िए, हिंदी में समझ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको यही सलाह देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कपलिंग के साथ करने में सक्षम हो। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता है क्या क्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, समय, बोध, समझ और ज्ञान। तो हमारा साथियों ऑप्शन हो जाएगा साथियों कि डी नंबर ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, समाज नहीं ज्ञान होगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा मूल्यांकन होता है साथियों, राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका पर संक्षिप्त विवरण लिखना, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है, आपके विचार से क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लिए जाते, संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका 17 का सी, अपने विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। ये वाला डबल रिपीट हो गया है साथियों, ये वाला ये रिपीट है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको शासन व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया है, शासन व्यवस्था नहीं होती शासन व्यवस्था नहीं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
18 है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। क्या प्रश्न है? मूल्यांकन संबंधी, इवैल्यूएशन संबंधित है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? ये बहुत बोल रहा है, क्वेश्चन है कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है, तो एक शिक्षिका बताती है एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी प्रश्न को नहीं समझ पाया? कौन सा उत्तर है इसमें जो बताता है विद्यार्थी को प्रश्न नहीं समझ पाया? हमारा ऑप्शन है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी बी कहता है संविधान हमें यह नियमावली देता है कि जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सके। और सी नंबर है साथियों, विद्यार्थी डी कहता है संविधान में वे नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। और डी है हमारा विद्यार्थी ए कहता है संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही कथन पर विचार कीजिए। देखिए कथन आ गया, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है कथन वाला। देखिए स्टेटमेंट है, उसका रीजन है यहाँ पर। देखिए विद्यार्थियों को चित्रों का द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्नता प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। उत्तर है साथियों, इसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा। स्क्रैप बुक क्या है पहले इसको समझिए। स्क्रैप बुक क्या होता है साथियों? यह एक किताब होता है साथियों। स्क्रैप बुक क्या होता है? जिसमें साथियों व्यक्तिगत उसका या किसी पारिवारिक या ऐतिहासिक चीजें लिखी रहती है। स्क्रैप बुक एक तरह का बुक है साथियों, जिसमें किसी का व्यक्तित्व का या किसी का पारिवारिक का या किसी ऐतिहासिक चीज लिखा रहता है साथियों। स्क्रैपिंग बुक जो है शुरुआत साथियों यूनाइटेड स्टेट से हुआ था। ये बात बता दें स्क्रैप बुक के विषय में बताया। अब कारण देखिए, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक, जिसको इंग्लिश में देखिए आपको यहाँ पे देखिए स्क्रैप बुक भी लिखा रहेगा, रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हमारा देखिए ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर सही गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर गलत है। ए सही की व्याख्या नहीं करता, ए सही नहीं है। ए बी सी और आपका यहाँ सी है, ए गलत है परंतु आर सही है। डी है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए ये सही है, ये कथन है उसमें होता है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने तो कथन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। एक कथन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। तो हमारा साथियों ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं? विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान को समझने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एक है परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरणों का श्रेणी का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान और विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो साथियों हमारा होगा परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान और वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये वाला आंसर होगा हमारा ये। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वांतर देशांतर पर इसका समय क्या होगा? यदि ग्रीनविच जो समय है साथियों उसका समय अगर दोपहर 12 बजे का है, याम्योत्तर पर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा साथियों समय? तो पूर्वी देशांतर पर जो साथियों समय होगा वह 3 बजे अपराह्न होगा। इस बात को जानिए कि जब 12 बजेगा तो 45 डिग्री पर साथियों 3 बजे होगा, इसको आप जान लीजिए 3 बजे अपराह्न होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात बोल रहा है तो 9 बजे 3 बजे अपराह्न में होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। 22 क्या? तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं
बनती है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। एक है तरंगों द्वारा अप्रदन एवं निक्षेपण, पवन अप्रदन, मानव निर्मित गतिविधियां, और हमारा और डी नंबर ऑप्शन है सैलो का गिरना। तो साथियों हमारा पहला क्या है, तरंगों द्वारा अप्रदन एवं निक्षेपण। ये तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्र के द्वारा गुफा बनता है साथियों। तो गुफा कैसे बनता है, तरंग जो चलता है तो उसके द्वारा अप्रदन होता है, कटाई छटाई होता है, जिसके कारण वहां गुफा का निर्माण होता है। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, इसका आंसर होगा ए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वंशविद्या में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वंशवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। उपयुक्त कारण को आपको चयन करना है। तो पहला है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये भारी वर्षा और उच्च तापमान। भारी वर्षा और उच्च तापमान हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि 24 है साथियों कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अक्षांश के विषय में बात करने बोला साथियों, कौन सा सही है? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री है साथियों, उत्तर में स्थित है। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। ये हमारा गलत है, ये नहीं होगा। और बात करें साथियों, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये बात तो सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलिए सी भी देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23 डिग्री अक्षांश में वही गलत है, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी नंबर 24 का बी होगा। साथियों मैं आपको बताता चला कि मकर रेखा जो होता है साथियों, मकर रेखा ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब पर जो साथी ग्लोब पर एक रेखा है मकर रेखा, जो एक काल्पनिक रूप से खींचा गया जो साथियों पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। याद रखिए कि मकर रेखा ग्लोब पर काल्पनिक रेखा, और मकर रेखा किधर से गई? पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है साथियों, पूरब की ओर खींची गई है। और ये 22 दिसंबर जो होता है साथियों, 22 में जो डेट होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। 22 दिसंबर पर सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होती है। इससे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन मकर संक्रांति होता है साथियों। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन जो होता है साथियों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखिए साथियों कि मकर रेखा ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है साथियों, और यह मकर रेखा साथियों आपके जाकर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। ठीक है, मकर रेखा 22 दिसंबर पर जो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है साथियों। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में उसकी बात करें साथियों तो यह सबसे बड़ा दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है साथियों। क्वेश्चन में ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहती है? क्या कहा जाता है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहा जाता है, मकर रेखा, उत्तरी दक्षिण ध्रुव, कर्क रेखा। साथियों तो ग्लोब को दो बार जो बीच बीच ग्लोब के, ये ग्लोब जो है साथियों, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, बीचों बीच जो रेखा, इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाएगी, ये रेखा ऐसे करके मान लो खींचेंगे तो इसी को साथियों हम लोग इसको दो बराबर भागों में ग्लोब को बांटती है। इस रेखा को साथियों, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा कहा जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, ये हमारा आंसर होगा विषुवत रेखा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। ग्लोब के विषय में सही कथन पर विचार करने बोल रहा है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है।
यह अंडाकार आकृति का है। तो साथियों हमारा आंसर यहाँ देखिए सही विकल्प है ए बी और सॉरी बी सी और डी, ए सी और डी, ए बी और डी और ए बी सी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर ए बी डी, ए बी डी हमारा सही है। ए ग्लोब पर बी और ए बी और सी होगा साथियों। सॉरी बात करें ए और बी, ए और बी, ए बी सी होगा, मैं गलत बोल दिया। देखिए ये ए बी और सी होगा, ये एक ये होगा ए बी और सी। ये ग्लोब पर अक्षांश और दिशांश खींची गई या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में यह पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब तो वास्तविक प्रतिरूप होता है, ठीक है साथियों। ये अंडाकार तो नहीं है, ऑरेंज आकृति का, इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी हमने गलती कर दिया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्या कहता है, समताप मंडल की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन। क्योंकि हवाई जहाज जो साथियों उड़ता है वह समताप मंडल, हम जानते हैं हम लोग को मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बही मंडल, 5 तरह का मंडल होता है, हम लोग सभी जानते हैं इस तरह। तो साथियों जो हवाई जहाज उड़ता है साथियों, वह उसके लिए उचित अगर कोई लेयर है तो वह समताप मंडल है। तो वह बोल रहा है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, अच्छी होती है। इसका सही कारण क्या है, तो समताप मंडल में क्या होता है साथियों, समताप मंडल में उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं से मुक्त होती है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। वहां पर किसी तरह का मौसमी घटना नहीं होती समताप मंडल में, इसलिए हवाई जहाज जो साथियों जो उड़ता है वह हमारा समताप मंडल में ही उड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित युगल को सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित युगल को सही मिलान कीजिए। चलिए साथियों देखते हैं कॉलम ए कॉलम 2 सजा नहीं है, क्वेश्चन ठीक से सजा नहीं पाया। चलिए साथियों आपको बता देते हैं, ओजोन परत क्षोभ मंडल, रेडियो प्रेशन वही मंडल, और मौसमी संबंधी गंडा समताप मंडल, मौसमी संबंधी समताप मंडल, और पतालीय वायु वायुमंडल। ये इसका ये क्या हुआ साथियों, तो हम आपको बता दें कि ओजोन मंडल, देखिए आपको बताते हैं ओजोन मंडल साथियों, ओजोन मंडल जो होता है साथियों समताप मंडल में होता है। रेडियो संप्रेषण जो होता है ना साथियों वही मंडल में होता है, और मौसमी घटना साथियों क्षोभ मंडल में होता है। और पतली वायु की बात करें या फिर जो बात करें तो वह साथियों वही मंडल में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा डी पतली वायुमंडल हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका डी नंबर, ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। हमारा बता दें ओजोन मंडल साथियों समताप मंडल में होता है, और रेडियो संप्रेषण जो होता है साथियों वो वही मंडल में होता है। मौसमी घंटा क्षोभ मंडल में होता है, पतली वायु वही मंडल में होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गल्फ स्ट्रीम गर्म हवा महासागरीय जलधारा है क्योंकि। साथियों हम बता दें कि आपको गल्फ स्ट्रीम के विषय में थोड़ा बताना चाहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो होता है साथियों, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की यह प्रमुख महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि क्यों है कि यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंत भीम भूमि के नीचे से गर्म होती है, और गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये जो होता है गल्फ स्ट्रीम जो होता है ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित युगलों को मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है युगल में। एक दिया हुआ कृषि का प्रकार एक तरह दिया हुआ, एक तरफ उसका क्षेत्र और प्रदेश दिया हुआ, आपको इसमें मिलान करना है कि आपका इसमें क्या होगा। तो साथियों कृषि स्थानांतरित कृषि इधर दिया है, स्थानांतरित कृषि अर्थ शुष्क और शुष्क प्रदेश, वाणिज्य अनाज कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, गहन निर्वाचन क्षेत्र, गहन निर्वाह क्षेत्र, सघन वन वाले कृषि, चालवासी पशुचरण और शीतोष्ण घास का मैदान। तो साथियों इसका देखिए मिलान है यहाँ पर
सही विकल्प का चयन करना है। ए का 1 और एक, बी का 2, सी का 1, सी का 4 और डी का 3। बी नंबर ऑप्शन है साथियों ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। और सी नंबर साथियों ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। और ऑप्शन नंबर डी है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 3। तो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा ए का, ये वाला आंसर होगा ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों ये हमारा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन था सीडीपी सामाजिक विज्ञान का साथियों। प्रैक्टिस सेट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर 30 क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा साथियों सामाजिक विज्ञान का। आप वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।